हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है प्यारे साथियों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो आपको रेनबो 2 से प्रोथ सेक्शन से जो चैप्टर है आपका द नेम इज़ भारत इज़ माई होम। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर निकालिए, भारत इज़ माई होम। ठीक है, भारत इज़ माई होम। ठीक है, किनका लिखा हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद करने का आपको ट्रिक बता दिया गया है। होम मतलब क्या? घर। घर किसके जैसा हो? डॉक्टर साहब के जैसा हो, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, यह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना भारत इज़ माई होम, एक्चुअली में है क्या? यह एक प्रकार का स्पीच है। क्या है? स्पीच है। स्पीच का मतलब भाषण, जो कब दिया गया था? जब ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे। ओथ का मतलब क्या? शपथ ले रहे थे। उस टाइम इन्होंने भारत के लोगों को संबोधन किया था, जो भी हम लोग पढ़ेंगे भारत इज़ माई होम के नाम से। ठीक है, यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए। पहला कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनके बाद जो आए डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति बनने से पहले यह बिहार के गवर्नर थे। गवर्नर मतलब समझते हैं? राज्यपाल। ठीक है, और सेम ऐसा इंसिडेंट एक और के साथ बैठा था। ठीक है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल होने के जस्ट तुरंत बाद क्या बने? राष्ट्रपति बने। पूछ देगा पेपर में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, गवर्नर थे? तो बिहार के थे। ठीक है, भारत इज़ माई होम क्या है? नाटक है, स्पीच है, एसे है, स्टोरी है। क्या है? यह स्पीच है। कब दिया गया था? जब ये प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे। ओथ का मतलब क्या? शपथ ले रहे थे। उस टाइम इन्होंने भारत के लोगों को संबोधित किया, और वही चीज़ हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट छोटा छोटा बात है इंपॉर्टेंट, इसमें से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है 1897 और डेथ जो है 1969। अच्छा, ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1967 में क्या होते हैं? प्रेसिडेंट के तौर पे चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का हो जाता है। लेकिन 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1969 में। प्रेसिडेंट कब बने थे? 1967 में। और मर कब गए? 1969 में। ठीक है, एक और राष्ट्रपति थे, वो भी क्या थे? मृत्यु काल थे, मुस्लिम ही राष्ट्रपति, जो अपने कार्यकाल के दौरान मर गए। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। इधर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद। कहाँ जन्मे थे? हैदराबाद में। ठीक है, वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ठीक है, तो कहा जा रहा है इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर समझ रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, साथ ही साथ एक प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब क्या? शिक्षाविद, जिनको ढेर सारी जानकारियाँ हो। और एमिनेंट का मतलब होता है सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल। ठीक है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। कहते हैं कि वह राष्ट्रपति चुने गए कब? 1967 में। ठीक है, कहते हैं अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, लिखा उन्होंने भारत इन माई होम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। कहता है भारत इज माई होम जो हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद जो दिया गया स्पीच है उसी के बारे में क्या करता है? बताता है। ठीक है, कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ द इंडियन कल्चर। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं अपने आप से
कि हम सर्विस प्रदान करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे भारत के सभ्यता और संस्कृति को बना के रखते हुए। ठीक है, इतना हो गया इनके जीवनी के बारे में। बढ़े अब आगे चलो। अब पहला लाइन कह रहा है कि आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरब्लेम्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम वोटिंग करेगा तो राष्ट्रपति, है ना। भारत को कोई किसी व्यक्ति को अगर सज़ा माफ़ करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति। जिसके खिलाफ हम लोग सज़ा का कार्रवाई नहीं कर सकते हैं वो व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, और जो राष्ट्रपति भवन है वो भारत का सबसे हाईएस्ट पावर वाला क्या है? भवन है। ठीक है, कहता है कि आई मस्ट कॉन्फेस, मैं बिल्कुल इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे मैं इस बात को बिल्कुल क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ। दैट आई एम ओवरब्लेम्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन माई इलेक्टिंग मी टू वोट इन द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कहता है कि लेखक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन वो क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं और कहते हैं ओवरब्लेम्ड। ओवरब्लेम्ड मतलब समझते हैं क्या चीज़? बहुत ज़्यादा। जैसे सेलिब्रिटी लोग को नहीं होता है, आजकल वो लड़की छाई हुई है रे, दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में क्या कर रही थी? रो रही थी, है ना। और तब से उसके 17 पापा लगभग ऑलरेडी हम सोशल मीडिया पे देख चुके हैं कि बेटी यहाँ कंसर्ट में क्या कर रही है? दिलजीत दोसांझ के गाना पे क्या कर रही है? रो रही है। और पापा उसका क्या कर रहे हैं? खेत में काम कर रहे हैं, ठेला पे काम कर रहे हैं, है ना। वो वाला बात है। तो ओवरब्लेम्ड, तो जैसे आप लोग क्या करते हैं? सेलिब्रिटी को ओवरब्लेम्ड करते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्यार देते हैं, है ना, मानते हैं, उसके साथ फोटोग्राफ ऑटोग्राफ, है ना, देखने के लिए क्या करते हैं? तरसते हैं। तो ये क्या हुआ? ओवरब्लेम्ड किए। ठीक है, अब कोई आदमी चुनाव में लड़ा, पूरा वोट किसको मिल गया? आदमी को मिल गया। तो आप क्या किए? उसको ओवरब्लेम्ड किए, ट्रस्ट किए उस पर। ठीक है, वहीं बोला जा रहा है कि यह मैं बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि मुझे लोगों के द्वारा मुझ पर खूब विश्वास किया गया। मेरे लोगों द्वारा क्या किया गया? मुझ पर खूब विश्वास किया गया और उन्होंने मुझे वोट देके क्या किया? भारत की जो सबसे बड़ी हाईएस्ट लैंड जो बिल्डिंग है उसमें हमें चुन के भेजा। ठीक है, राष्ट्रपति का वोट हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट। ठीक है, वो फिर जब जाता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, फिर है ना, फिर वहाँ से वोटिंग होती है इनडायरेक्ट वे में, फिर वहाँ से चुने जाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको पहले हम लोग चुन के भेजते हैं कहाँ? अपर हाउस और लोअर हाउस में। फिर उसके बाद उन लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी का चाहे कौन से व्यक्ति क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। तो अपने लोगों को क्या कर रहे हैं? आभार जता रहे हैं कि आपका विश्वास है ना, मुझे क्या किया? आपका वोटिंग जो है मुझे चुन के भारत के सबसे बड़ी बिल्डिंग यानी भवन में मुझे क्या किया? सेवा प्रदान करने का मौका दिया। ठीक है, कहता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री, एरुडिक्शन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। अब जैसे इनका जब कार्यकाल है तो इनके कार्यकाल से पहले किनका कार्यकाल है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जानते हैं पहला राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे वो। तो जब कोई व्यक्ति का स्थान खाली होता है, जब किसी पद को गरिमा को छोड़ के जाता है, उसके गुणों की चर्चा होती है। ठीक है, बात समझिए बात क्या? तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि इसके पहले जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रेसिडेंट थे वो मेंटल इक्विपमेंट मतलब उनका मानसिक तौर पे ऐसा मतलब क्या था? तेज तरार व्यक्ति थे कि एक बिल्कुल हथियार की तरह काम करता था। इक्विपमेंट का मतलब होता है हथियार और मेंटल का मतलब क्या होता है? मानसिक। तो मानसिक रूप से क्या थे? काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, डिग्री ऑफ एरुडिक्शन। ठीक है, एरुडिक्शन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग। वो हमेशा क्या करते थे? सीखने का और सिखाने का प्रयास करते थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। और उनको पता था कि पैसे को कहाँ खर्च करना है, पैसे कहाँ से कमाना है, पैसे का सही इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कहीं भी देखा नहीं जा सकता है, बहुत ही मुश्किल से कहीं देखा जा सकता है। लेकिन इनके बारे में ये बात बोले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कि वो क्या थे? बिल्कुल मेंटल इक्विपमेंट थे। उनका क्या था? दिमागी तौर पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, देश को काफ़ी आगे ले गए। ठीक है, और क्या थे? ग्रेट लर्निंग, ग्रेट स्किल ऑफ लर्निंग था उनके पास। सीखने और सिखाने का क्या था?
हुनर था, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस था, पैसे का कहाँ खर्च करना है, पैसे कहाँ से आएगा भारत के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें क्या थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में कूट कूट के भरी हुई थी, जो शायद ही कहीं देखा जा सकता है। यह बात किन के बारे में बोल रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहता है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने पूरी जिंदगी में, है ना, नॉलेज और सच्चाई के प्रति भागते रहे। ठीक है, समझे बात को? वो राष्ट्रपति थे, फिर भी क्या ट्रूथ है, क्या सच्चाई है, क्या नॉलेज है, उसके पीछे वो क्या हमेशा कार्यरत रहे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहता है कि ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडिया फिलॉसफिकल थाट्स एंड वननेस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। कहता है कि एक आम इंसान जितना कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा किसने किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। क्या किया उन्होंने? कहते हैं कि इंडिया को, है ना, प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग। कहता है कि फिलॉसफिकल जानते हैं, फिलॉसफर वर्ड जानते हैं? फिलॉसफर का मतलब होता है दार्शनिक, जो बहुत दूर तक सोचता है। ठीक है, समझें? जैसे आपके माता पिता आपके लिए दार्शनिक का काम करते हैं कि मेरा बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। आप अभी आपका मन में चल रहा है कि हम जिस तरह किसी 12th का एग्ज़ाम दे दें, बस आप इतने दूर तक सोच रहे हैं। माता पिता आपके सोच रहे हैं शिक्षा कहाँ तक होगी, इसकी शादी ब्याह कहाँ पर होगी। तो ये सब सारे माता पिता क्या दूर तक सोच रहे हैं। तो यही है कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दार्शनिक, जो बहुत दूर तक चीज़ों को क्या कर सके, आकलन कर सके। कहा जा रहा है कि एंड ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। कहता है कि एक दार्शनिक के तौर पे एक स्पिरिचुअल वैल्यू जो लोगों के बीच में मानवता, ह्यूमैनिटी, जितना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया और कोई आदमी नहीं कर सकता था। ठीक है, कहता है कि ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ ए मैन एंड ही हिमसेल्फ जस्ट हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव विद डिग्निटी एंड जस्टिस। कहता है कि उन्होंने हमेशा जो अनिवार्य मानवता है, अनिवार्य मानवता का मतलब क्या, कि एक व्यक्ति को जीने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ आपके भीतर मानवता होना चाहिए। तो वही बात में की जा रही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कभी भी अपने ज़िंदगी में जो इसेंशियल ह्यूमैनिटी होती है उसको कभी खोया नहीं, और उन्होंने कभी भी सीज का मतलब होता है जब्त करना, रोकना। उन्होंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं। किसके लिए? एक चैंपियन का मतलब होता है क्या? जीत जाना। एक चैंपियन का मतलब होता है खड़े रहना किसी चीज़ के लिए, चाहे सपोर्ट करना। तो क्या हमेशा सपोर्ट में हमेशा खड़े रहें, किसके लिए? लोगों को जस्टिस के साथ जीने के लिए और एक डिग्निटी, एक समाज में इज्जत के साथ जीने के लिए। अब आप बोलिएगा कि शपथ ले रहे हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बता किसके बारे में रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में रहे। तो वो उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। पहला गुण क्या उन्होंने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने हमेशा, उनके पास ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग था, सीखने का और सिखाने का। पैसे को कहाँ तरीके से वेस्ट करना है, पैसे कहाँ से आएंगे डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति इतना कर सकता था, है ना। कहते उन्होंने हमेशा नॉलेज और सच्चाई के क्या किया? जिंदगी भर अनुसरण किया। कहता है कि एक व्यक्ति जितना अपने जीवन में कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा कौन किए हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए। उनकी एक दार्शनिक सोच है ना, और कहते हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यू को उन्होंने हमेशा बना कर रखा। फिर कहा कि उन्होंने कभी भी मानवता में विश्वास नहीं खोया। कहता है और कहीं भी अपने आप को उन्होंने रोका नहीं। एक व्यक्ति को न्याय तथा डिग्निटी का मतलब क्या होता है? इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए वो हमेशा भारत के लोगों के लिए खड़ा रहा। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहता है आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर इन द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। अब ये बात अपने लिए बोल रहे हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि मैं आप लोग को एश्योर कर सकता हूँ। एश्योर का मतलब क्या? सहमत कराना, ठीक है, मनवाना, कि मैं इंटर हुआ हूँ इस ऑफिस में, किस कार्यालय में, इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? हम्बलनेस, विनम्रता। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, है ना, कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश किया हूँ। किसमें? राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंसी के पद पे।
कहता है कि स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। कई बार सरकार में आने के बाद लोग क्या करते हैं, तानाशाह बन जाते हैं, लेकिन मैं एकदम विनम्र होकर क्या रहूँगा, विनम्रतापूर्ण रहूँगा। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी का मतलब क्या, कि हाथ जोड़ने वाले लोग, मतलब मार धाड़ करने वाले नहीं, हमेशा मैं विनम्र रहूँगा। और टोटल डेडिकेशन, और मैं क्या करूँगा, टोटल समर्पित रहूँगा। ठीक है, कहता है कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने क्या किया है, कि ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ। प्लेज का मतलब क्या होता है, शपथ होता है। तो मैंने शपथ लिया है भारत के संविधान के प्रति वफादारी होकर। ठीक है, भारत के संविधान के प्रति मैं क्या रहूँगा, वफादार रहूँगा, लॉयल रहूँगा। ये बात कौन बोल रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं। ठीक है, कहता है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देम सेल्फ। कहता है अभी हमारा देश जो है नया नया आज़ाद हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। ठीक है, और अभी कितना है, शपथ कब लिए हैं, 1967 में। तो कितना साल का गैप उम्र है, मतलब देश आज़ाद हुए टाइम हुआ है 30 साल का। ठीक है, तो अभी भी क्या था कि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। कहता कि यह जो भारत का संविधान है, ठीक है, तो ये जो संविधान है किसका है, अभी अभी जो नया नया स्टेट बना है, जो राज्य बना है, जो देश बना हुआ है, उसका है। और कहता है कि अभी अभी यहाँ के नागरिकों को फ्री किया गया है। फ्री का मतलब क्या, आज़ादी मिली है। हम लोग किसके गुलाम थे, अंग्रेज़ों के, तो उससे क्या हुए, हम लोग फ्री हुए हैं। कहता है कि यह इतिहास में पहली बार है जो एक न्यू स्टेट में पूरे लोगों की क्या कर गए, इस तरह से खुली आज़ादी दी गई है। समझें, चाहता तो सरकार में जो बैठा था वैसे ही अंग्रेज की तरह क्या करता, दबा के हम लोग को भी रखता। अंग्रेज चले गए, भारत के नेता क्या करता, दबा के रखता। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि यह जो संविधान है बिल्कुल नए स्टेट का है, और यहाँ के लोग जो हैं अभी क्या हुए हैं, जस्ट फ्री ही हुए हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है। कहता है कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल दाउ लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट। कहता है यह बिल्कुल नया स्टेट है। स्टेट का मतलब यहाँ पे देश समझना है, कंट्री, बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र। कहता है कि यह नया स्टेट है, लेकिन इसके लोग कैसे हैं, एंशिएंट हैं। एंशिएंट का मतलब क्या, प्राचीन, कुछ एज से रिलेटेड और कुछ मानसिक तौर पे। जैसे हम लोग में रूढ़िवादिता ज़्यादा था, अंधविश्वास ज़्यादा था, साइंस के नाम पे आप मानता ही नहीं, चमत्कार मानते हैं लेकिन साइंस नहीं मानते हैं। तो एंशिएंट पीपल यानी विचारधारा क्या था, पुराना था। और स्टेट क्या है, नया नया आज़ाद हुआ है। तो हमें विकास करने के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। उसी के बारे में बात की जा रही है कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। कहता है बिल्कुल नया राज है, लेकिन यहाँ के लोग क्या है, पुराने हैं, पुराने ख्यालात के हैं, पुराने विचार धारे के हैं। कहते हैं द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ द डाइवर्स एथनिक एलिमेंट। कहता यह है कि लॉन्ग मिलेनिया मतलब लंबे समय से, ठीक है। कहता है कोऑपरेटेड ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट हैव स्ट्राइवन टू द रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर ऑन पिक्यूलर वे। कहता है एथनिक वैल्यू का मतलब होता है कल्चरल, है ना, मतलब एक तरह से यहाँ इंडिया में क्या है, कल्चरल लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। आप अगर अलग अलग धर्मों से हैं तो अलग अलग धर्म में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग उसमें जातियाँ भी है तो अलग अलग जातियों का अलग अलग अथी है, व्यवहार है। वही बातें में भी की जा रही है कि यह लंबे समय से बिल्कुल चलता रहा है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और बिल्कुल आपको विचित्र सा देखने को लगेगा यह जो कोऑपरेशन है। चाहते हैं कहना कि यह लोग हैं जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, एक दूसरे को कोऑपरेट होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उस सबको क्या करना है, हमें ले के चलना है। और ले के चलने की बात कौन करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू। वही बारे में बात की जा रही है कि जो वैल्यू आज तक इस तरह से कोऑपरेट करते, विषम परिस्थिति में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए यहाँ तक आए हैं, मैं उसी का क्या करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं उन सारे वैल्यूज़ को, सारे मूल्यों को क्या करूँगा, निर्वहन करूँगा। मतलब इस चीज़ों को क्या करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ख्याल रखेंगे।
कहता है कि फॉर दाउ सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में इनएडुकेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड एंड प्रेस फॉर द न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। कहता है कि देखिए कई ऐसे विषम परिस्थितियाँ होंगी जहाँ हमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत होगी। होता है ना, संविधान में ही कितना क्या हुआ, संशोधन हुआ, लोगों के डिमांड के अनुसार, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार जहाँ लगा कि बदलाव करना चाहिए। धर्मों में भी बहुत तरह की बुराइयाँ थी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है ना। हिंदुओं में नहीं था नर बलि दे दो, बताओ, मतलब हम नर बलि दे देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। कोई सती प्रथा हो गया, किसी का हम मर्दाना मर गया तो उसको साथ औरतों को जला दो, छोटा बच्चा में ही शादी कर दो। इस पे शनि का ग्रह है, उस पर कुछ नहीं है, किसी के पास कोई कुछ नहीं है, जिसका रोजगार धंधा पानी चल रहा अपना चला रहा है। सीधे हम बात बोलते हैं। ये कब की बात है, जब 6000 साल पहले की बात है ना। 6000 पहले से बनाए हुए रूल रेगुलेशन को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ईश्वर हैं, ईश्वर में आस्था रखो। लेकिन आजकल क्या है, अब देखते होंगे एस्ट्रोटॉक आ गया है, तब उसमें पंडित जी आ गया है, तब ब्राह्मण जी आ गया है, क्या कर रहा है। अभी कुछ दिन कुछ लोग पढ़ लिख के मतलब जागरूक हुए थे, फिर उनको वही मानसिक गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। मतलब ये बताता है कि आपका लव मैरिज होगा, आपका डेटिंग किसके साथ होगा, आप कहाँ मिलिएगा, बच्चा कब पैदा होगा, ये भी वही सोचेगा, हैं। बाकी आम जिंदगी में आदमी को कुछ नहीं करना है, समझे। तो लोगों को फिर से क्या कर रहा है, उसी अंधविश्वास के तरफ में डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कर रहे हैं कि हम जो हैं, अगर मुझे लगा कि सब परिस्थिति में कुछ हमें बदलाव करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन आपका इथिक्स वैल्यू ख़त्म नहीं करेंगे। लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो पुराने ख्यालात रखे हैं उसको क्या करें, हटाएं। नहीं, एक तो अभी और बाबा को ना अरे मार्केट में गोला मोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ा करता चलता है, नहीं आएगा बिना और रोड़ा। कैसा माँ बाप है, शुद्ध से बाथरूम नहीं जा सकता है, अभी उसको बाबा बना के कर ले। यही सब चीज़ क्या करता है, और भी ज़्यादा धर्म को पीछे लेके चला जाता है, दूसरे के कंपैरिजन में देखिएगा तो। अब सबका अलग अलग है, सबका तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अपनी कमी लगता है वहाँ पर सुधारो ना भाई। आगे चलिए, कहता है कि अब नए नए लोग आएंगे, क्या होंगे, नए नए लोग आएंगे, फ्रेशर्स लोग आएंगे। और नए नए लोगों के लिए क्या पड़ा, थोड़ा सा उसमें बदलाव करेंगे हम, किसमें, जो इथिक्स है, जो सर्कमस्टांसेस होंगे। सर्कमस्टांसेस के मतलब होता है परिस्थिति, तो परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उसको हम बदलेंगे, लेकिन उसका मोरल वैल्यू, इथिक्स वैल्यू हम ख़त्म नहीं करेंगे, है ना। अब भाई देखो, पहले का विद्यार्थी क्या था, धोती, पहले के विद्यार्थी सिर्फ यहीं लपेट के आता था धोती, बड़े बड़े टीक रखते थे। मास्टर साहब भी क्या रहते थे, धोती कुर्ता में रहते थे। लेकिन समय के साथ हम लोग ने चेंज किया, लेकिन ऐसा थोड़ा होगा कि तुम पढ़ना छोड़ दिया, टीचर पढ़ाना छोड़ दिया, तो सर्कमस्टांसेस के साथ बदलेगा, लेकिन वैल्यू उसका नहीं कम होगा। उसी के बारे में बोल रहे हैं कि नए नए लोग होंगे, नए नए फ्रेशर्स होंगे, उसको रियलाइज करा जाएगा, है ना। सम परिस्थिति में बदलाव लाएंगे, लेकिन उसका मोरल वैल्यू ख़त्म नहीं करेंगे। कहता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। कहता है कि भूत जो है, पास्ट मतलब भूतकाल, वो मरा नहीं है और नहीं क्या है, रुका हुआ है। कहता है इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। देखो, आपके घर का परिस्थिति कुछ साल पहले कुछ और होगा, अभी कुछ और है, बाद में परिस्थितियाँ आपकी क्या होगी, कुछ और होगी। उसी प्रकार से बिल्कुल हमारा देश है, हम लोग का जो कल्चर है, जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, पहले भी नहीं रुका, पहले भी स्थिर नहीं था, अभी भी स्थिर नहीं है और आगे भी स्थिर नहीं रहेगा। हमारा जो इतिहास था पहले भी है, अभी भी और आगे भी होगा। वहीं तो समझाना चाहते हैं किसको, भारत के जनता को। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि हमारा पास्ट जो कभी भी डेड नहीं हुआ और ना ही एक जगह से रुक गया, वो हमेशा चलते आएगा, अलाइव है, डायनेमिक है, और समय के साथ है ना, उसके क्वालिटी में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, जो कि क्या हमारा प्रेजेंट डिसाइड करेगा और फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, समझे। चौथा में आइए, कहता है द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। कहता है कि हमें लगातार रिन्यूअल करने की ज़रूरत है। रिन्यूअल का मतलब क्या, अपने आप को नया बनाने की ज़रूरत है। कहता है इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड कल्चरल कैरेक्टर। किसमें हमें बदलना है, देखिए बाकी देशों से हम बहुत पिछड़े हुए थे, कब, 1947 में, समझे। ऐसा नहीं था, कभी कोई पुराना व्यक्ति मिलेगा तो उससे पूछिएगा, ठीक है, कि कितना है, 50 हो गया, बड़ा जल्दी। कहता है कि हमें क्या करना है, नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर को डेवलप करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, बार बार प्रयास करते रहना है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। क्या है,
यह शिक्षा का व्यापार है। समझे, जितना ज़्यादा शिक्षित होइएगा उतने ज़्यादा आप डेवलपमेंट होइएगा। As I see to the minister his constant renewal, it may be forgiven for the presumption that my choice is to the office has mainly, कहता if entirely been made of an account of my long association with the education of my people, I maintain the education is a prime instrument of national and purpose the quality of education is inescapably involved in the quality of nation। कहता है कि अब जो कुछ भी हम लोग बदलाव लाएंगे अपने देश में, नेशनल कैरेक्टर हो, नेशनल कल्चर हो, उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और वाकई में अगर आप शिक्षित हैं आपको कोई शोषण नहीं कर सकता, ये मान के चलिए। जो देखिए, क्रांति हम लोग कलम लाठी भाला से नहीं ला सकते हैं, क्रांति विचार से ला सकते हैं। एक गरीब घर का भी लड़का पढ़ लेता है तो उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। एक अमीर घर का लड़का नहीं पढ़ता है, वो बाद में जाकर रोड पर लफुआगिरी ही करता है। तो क्रांति विचार से आता है, ना कि लाठी पहना। कोई बलवान नहीं रहा है। आज आप जवान हैं, आपके देह में ताकत है, कल आप जवान नहीं रहिएगा, गिर जाइएगा। लेकिन अगर आपका विचारधारा सही है कि हमें पढ़ना है, शिक्षा को महत्व देना है, शिक्षित हो जाइएगा, आपके बूढ़ा भी हो जाइएगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द में आपकी सेवा करने के लिए लोग रहेंगे। तो लेखक वही तो कहना चाहते हैं कि एजुकेशन क्या है, सबसे पहला प्राइमरी नीड है हमारे नेशनल कैरेक्टर और नेशनल कल्चरल को बदलने के लिए। कोई दिक्कत? कहता है वो मंत्रालय के लिए बात करता है कि मैं क्या करूंगा, अपने मंत्रालय से, मिनिस्ट्री मंत्रालय है, मिनिस्ट्री में बदलाव करूंगा, एजुकेशन के प्रति क्या करूंगा, लोगों को बताऊंगा। और कहता है कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशनल पर्पस। ये पूछा है सवाल में कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, कौन से क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो एजुकेशन है जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट टू नेशनल पर्पस। और कहता है कि क्वालिटी वाला एजुकेशन क्या करना पड़ेगा, लोगों को ग्रहण करना पड़ेगा। बताइए 1967 में ही बात बोले हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आज़ादी के 70 साल 72 साल 77 साल जो भी है, अभी हम लोग का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हुआ है। हुआ है नहीं हुआ है। कैसे फिर आप चाहते हैं कि हमारा देश विकास कर जाए, हम नंबर 1 पे आ जाए। कहता है कि आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ माई पास्ट कल्चर फ्रॉम हुज़एवर इट मे हैव कम एंड whomever it may be I may have been contributed। कहता है इसलिए मैं शपथ लेता हूँ, प्लेज का मतलब क्या, शपथ लेता हूँ कि मैं बिल्कुल वफादार रहूँगा हमारे पास्ट कल्चर के प्रति, है ना, जो पहले कल्चर था उसके प्रति। और कहता है कि जो जहाँ से हम लोग आते हैं, ये खुद क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी से डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उनको अपना भी कल्चर देखना है, देश में और लोगों के भी धर्म उनका भी कल्चर देखना है, तो उसके प्रति वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और कहते हैं कि जिन लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कंट्रीब्यूटेड किए इस कल्चर को चलाने तक के लिए, उसके लिए क्या करता हूँ, उसके प्रति मैं वफादारी का शपथ लेता हूँ। कहता है कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस टू द लॉयल्टी ऑफ माई कंट्री कल्चर। कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि जो टोटली जो मेरा देश का कल्चर है उसको बचा के चलने का। कहता है प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव द रिलीजन और लैंग्वेज। मैं शपथ लेता हूँ कि देश में जितनी ही प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जितने ही प्रकार के धर्म हैं, उनमें हम किसी प्रकार के कोई छेड़छाड़ तानाशाही नहीं करूँगा। आई प्लेज माई सेल्फ टू द वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को मजबूत बनाऊंगा, प्रोग्रेस करूंगा और यहाँ के लोगों को कल्याण करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड, बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी कलर के, मतलब गोरा काला, और बिना किसी रिलीजन के नाम पे। कहता है द होल भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा क्या है, एक घर है। और कहता है इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके जो मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे क्या हैं, फैमिली। भारत ही माई होम का मतलब क्या, कि पूरा भारत क्या है, लेखक के लिए घर है, और भारत के जो लोग हैं वो क्या हैं, उनके लिए फैमिली है। कहता है द पीपल हैव चूजन मेक मी हेड ऑफ द फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। यहाँ के लोगों ने मुझे, घर के लोगों ने मुझे इस घर का मुखिया चुना है फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए ही। कितना समय होता है, 5 साल। राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 साल। तो 5 साल के लिए उनको चुना गया है। कहता है कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडिवियर सीक टू मेक हिज होम अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल अ वर्दी होम फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज इन फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग जस्ट ए प्रॉस्पर्ड एंड ग्रेसफुल लाइफ। कहता है कि मैं बिल्कुल अर्नेस्ट इंडिवियर,
मतलब जितना हो सके पॉसिबल मैं उतना प्रयास करूंगा। किसके लिए? अपने होम को यानी भारत को किसके लिए? स्ट्रांग बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, है ना। कहता है कि खूबसूरत बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को मैं नेशन बिल्डिंग मतलब डेवलपमेंट में क्या करूँगा, उसको बिजी रखूँगा और प्रॉस्पर तथा ग्रेसफुल लाइफ, है ना, सुखद जिंदगी बिताने के लिए जो कुछ मुझे करना पड़े वो मैं करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट फेस। कहता है हमारा फैमिली क्या है? बड़ा है। हम लोग की जनसंख्या क्या थी? करोड़ों में, आज तो नंबर 1 हो गए हैं। और कहता है कि लगातार क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। वी शैल ईच ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ईच इन इज ऑन वे। कहता है कि सभी लोग क्या हैं? मतलब तेजी से कर रहे हैं। एक तो क्या हम लोग जनसंख्या क्या है, मेरी फैमिली क्या है? बड़ी है और तेजी से क्या कर रही है? ग्रो भी कर रही है। और कहता है कि हमें एक दूसरे साथ पार्टिसिपेट करके अनस्प्रिंगली का मतलब होता है विदाउट एनी मर्सी, है ना, विदाउट हैविंग मर्सी। कहता है कि सबको क्या करता है? नया लाइफ बनाने में बिजी है। सबका अपना क्या क्या है? रास्ते हैं। अब देखो तुम पढ़ रहे हो अपने लिए, ये पढ़ रहा है अपने लिए, हम पढ़ा रहे हैं अपने लिए, तो सब क्या अपना एक ऑन वे में क्या है? तेजी से भाग रहा है। कहता है फॉर द साइज ऑफ द टास्क अहेड अस फॉर डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड सिट बैक जस्ट वॉच एंड लेफ्ट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। कहता है कि अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। देश को विकास करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? काम करने के लिए, ना कि आराम से बैठ जाने के लिए। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, लेकिन इस काम को क्या करता है? कंटिन्यू करते रहना चाहिए, हमें बैठना नहीं है। कहता है कि सो डिमांडिंग, अच्छा यहाँ पे हो गया कि द सिचुएशन डिमांड ऑफ वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन द होल मटेरियल ऑफ कल्चर एंड द लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहता है हमें काम करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है, साइलेंट होके, सिंसियर होके। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं घर में हल्ला कर रहे हैं, काम करिए और सिंसियर होके काम करिए, जिससे हमारा क्या है? देश पूरा सॉलिड यानी स्ट्रांग वे में और स्टडी का मतलब लगातार जो है रिकंस्ट्रक्शन होते रहे और होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे देश का पूरे लोगों का क्या है कि उनका मटेरियलिस्टिक लाइफ, घर द्वार जो भी है, कल्चरल लाइफ सब क्या हो? बढ़े। कहता है कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। देखो लोगों को काम करने का 2 तरीका होता है, एक अपने लिए काम करता है, दूसरा अपने सोसाइटी के लिए काम करता है। ठीक है, कहता है राउंड, जैसे हम ही मास्टर हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, क्या हमें पैसे चाहिए, और हम पढ़ा रहे हैं क्या कि कुछ लोग हैं जो शिक्षित होंगे, ठीक है, वो शिक्षित होंगे, फिर वो अपने लाइफ में डेवलपमेंट करेंगे। तो हर एक जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, लॉयर है, सब क्या कर रहा है? अपने लिए भी काम कर रहा है और समाज के लिए भी काम कर रहा है। तो वहीं बता रहे हैं कि काम करने का कितना तरीका है? 2 तरीका, एक वन सेल्फ के लिए, एक सोसाइटी के लिए। कहता है दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और क्या है? म्यूचुअली एक दूसरे क्या है? फ्रूटफुल है। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप हमें पैसा नहीं दीजिएगा, आप नहीं सीख पाइएगा, तो एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द वर्क ऑफ वन सेल्फ इज फॉलो टू द अर्क टुवर्ड्स द मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन। कहता है अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच एलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वन सेल्फ अपने लिए काम करता है ना, तो वो मोरल डेवलपमेंट, कहता मोरल डेवलपमेंट के साथ साथ एक पर्सन का जितना डेवलपमेंट हो सकता है एक डिसिप्लिन के अंदर वो कर सकता है। एक डेवलपमेंट क्या कर सकता है? जैसे मान लिया मैं काम कर रहा हूँ और हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मुझे डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। वहीं लेखक बात कर रहे हैं कि इट इन प्रोडक्ट इन अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। लेकिन कभी कभी आदमी मोरलिटी से घट जाता है, समझें। अगर हम बेईमानी से पैसा कमाने लगे, अपने ही लिए कमा रहे हैं, बेईमानी से पैसा कमाने लगे, मेरा नैतिकता थोड़ा यहाँ पे क्या हो गया? कम गया। कहता है कि वी निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट एंड आवर पेरिल। कहता है कि कभी कभी व्यक्ति को बहुत लालसा होता है कि अपने लिए कुछ हम कमाएं, अपने लिए किसी तरह से गलत तरीके से पैसा कमा लेता है, लेकिन वो लास्ट में क्या आता है? मुसीबत में आ जाता है। होता है ना, आप कर लो, किसी न किसी दिन तो जाओगे। कहता है कि दिस इंड प्रोडक्ट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी विच इज टू प्रिविलेज टू सर्व अ बेटर, अ जस्टर, अ मोर ग्रेसफुल लाइफ वे ऑफ लाइफ। लेकिन लेखक यही कहना तो चाह रहे हैं कि बाबू तुम जिस समाज में बढ़े हो उस समाज भी तुम्हारे लिए कुछ किया है। विद्यालय मिला ना, आपको एक अच्छा शिक्षित समाज मिला, एक अच्छा आपको परिवेश मिला। तो अब मान लिया बिहार है, तो बिहार के बगल में भी कोई स्टेट होगा,
तो एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली एक फ्रूटफुल है, किसी प्रकार एक दूसरे से लाभ ले रहा है। इट मीन्स आपको काम करना है, अपने लिए आप काम करो, इट इज़ फर्स्ट ड्यूटी। आप अपने लिए नहीं काम करेंगे तो आप समाज को भी कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन इंड प्रोडक्ट ऐसा नहीं काम करने की जिसमें आदमी का मोरल घट जाए, वो उसके लिए आपको पूरे समाज को लेके चलना पड़ेगा। कुछ भी करिए आप, वही बात के बारे में की जा रही है कि एक मोर और ग्रेसफुल लाइफ के लिए क्या करना पड़ेगा, कि समाज जो आपको क्या किया, सेवा किया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। कहता है द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव एंड सोशल एग्जिस्टेंस। 2 मिनट कहता है, हाँ, कहता है एक समाज जो है, हम जैसे इंडिविजुअल हो गए, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल सक्सेस वो कभी परफेक्शन नहीं हो सकता है जब आप पूरे एक सोशल एग्जिस्टेंस में रहिएगा। आपको खुद लाज लगेगा। आप 5 आदमी के बीच में एक बड़े आदमी हैं और आपके आसपास कोई से आपका लेवल का दिखेगा नहीं, आप अकेले पड़ जाइएगा समाज में। तो वहीं कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल परफेक्शन विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव एंड सोशल एग्जिस्टेंस। एक व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह पूरे समाज में क्या करता है, अपने आप साथ साथ दूसरों को विकास के गाड़ी को लेके चलता है। लोग उसको समझा रहे हैं, कह रहे लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टली इंगेज इन दोज 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। लोग करते हैं कि काम करिए, इंडिविजुअल करिए और साथ साथ सोशल भी करिए। कि एक व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वो सिर्फ इंडिविजुअल ही करता है। एक व्यक्ति तब पूर्ण होता है जब वो क्या करता है, इंडिविजुअल के साथ सोशल काम भी करता है। बस दोस्त अंजा और है, कहता है कि दिस ड्यूअल इफर्ट विल गिव द लाइफ ऑफ आवर स्टेट एंड स्पेशल फ्लेवर। और यह दोहरी जो नीति होगी आपकी काम करने के, हमारे स्टेट को एक स्पेशल फ्लेवर देगा, एक स्पेशल जरिया देगा, किसके लिए, काम करने के लिए। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट एन मोरल ऑर्गेनाइजेशन। कहता हमारा जो स्टेट है एक मतलब पावर ही नहीं होगा, उसमें एक नैतिकता भी आएगा। जब समाज के लिए कुछ काम करेंगे तो समाज मजबूती के साथ साथ उसमें क्या आएंगी, नैतिकता भी आएगी। कहता है इन पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट इन एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मोरल पर्पस। ऐसा नहीं, इससे पहले भी बहुत लोग आए जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, ठीक है। लिबरेशन मतलब क्या, लिबरेशन का मतलब होता है वो मतलब सेवा प्रदान करना नहीं होता, लिबर्टी मतलब फ्री में सेवा प्रदान कर रहा है। तो महात्मा गांधी के यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कहता है जिन्होंने हमेशा एक ही चीज़ के लिए काम किया, किसके लिए, मोरल पर्पस के लिए किया। द पेस ऑफ स्ट्रॉन्ग इज वाट वी शेल डेडिकेट टू आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। और ये भी निर्धारित करता है कि हम लोग कितना तेज़ी से अपने समाज के, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहा है, काम करो तभी देश क्या होगा, विकास होगा। अंग्रेज सभी ने क्या किया, लूट के लिए चला है। कहता है कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वाइर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूअल टास्क। आई शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू द इनहेंसिंग इंटरप्राइज। और मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वो पूरी एनर्जी के साथ क्या करेगा, इस दोहरी नीति के साथ काम करेगा, ड्यूअल टास्क को पूरा करेगा। और मैं क्या करूँगा, आई शैल बी माई प्रिविलेज, मेरी क्या होगी, खुद की भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए लालसा होगी कि हम अपने स्टेट को कैसे क्या करें, इन्हेंस करें, बढ़ाएं, ठीक है। तो यही था एक स्पीच जो किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माय होम में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।